हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लानिंग बीपीएससी। हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री का है। इससे पहले जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री है, जिसे हमने अभी कवर नहीं किया है। हमने शुरुआत जो मेडाइवल हिस्ट्री से किया है। चैप्टर 13 हमने कवर कर लिया है पूरा। अब हम चैप्टर 14 की तरफ चलेंगे, जिसमें है अरबों द्वारा सिंध की विजय। ठीक है, अरबों द्वारा सिंध की विजय। और ये चैप्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखिएगा। सिंध और अरब, इन दोनों देशों की बात हम करेंगे। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि ये जो थे ये सभी एक प्रांत थे। अरब और सिंध जो था वो प्रांत था। ठीक है, अरब और सिंध प्रांत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है के बारे में। अरब एवं बाद के तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किए गए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण, भारत में जो है वो मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? मुसलमानों ने हम पर आक्रमण कब किया? तो 711 ईस्वी में। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, उबैदुल्लाह। इसके बाद 711 में ही बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। यानी भारत पर सबसे पहला आक्रमण उसी साल में 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के द्वारा हुआ, उसी के नेतृत्व में। और दूसरा जो आक्रमण था 711 में हुआ। ठीक है, बुदैल के नेतृत्व में हुआ। दोनों बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसने किया? उबैदुल्लाह ने किया। और दूसरा किसने किया? बुदैल ने किया। और दोनों की जो ईस्वी है वो सेम है। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। अंततः 712 में ठीक है, अंततः 712 में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ। अब यहाँ पे दो तरीके का बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, एक तो सफल और दूसरा असफल। ये दो टैगलाइन लगा के पूछ देगा, और वो भी स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि 711 में यानी 711 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ है वो उबैदुल्लाह और तो और बुदैल के द्वारा किया गया है, जो कि फेल रहा। ठीक है, और जो पहला सक्सेसफुल जो अटैक हुआ वो मुहम्मद बिन कासिम के टाइम पे हुआ। मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, 712 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 712 ईस्वी में। आगे चलते हैं कि आगे की अगर हम बात, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। उस समय जो सिंध पर शासन था वो किसका था? दाहिर का शासन था। ठीक है, तो 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, उसी में बुदैल के नेतृत्व में, 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, सिंध विजय के बावजूद अरब आक्रमणकारी भारत में उसी प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसे कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। मतलब वो भारत पे पहला अटैक नहीं किए हैं, इनसे पहले भी अलग अलग देशों पर वो अटैक कर चुके हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब महाद्वीप पर वो पहले अटैक कर चुके हैं। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध के विजय के बावजूद अब अरब आक्रमणकारी भारत में उस प्रकार का साम्राज्य नहीं बना पाए जैसा कि उस समय उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न भागों में बनाया था। अलग अलग महाद्वीपों पर भी अरबों का राज था, मुस्लिमों का राज था, लेकिन भारत पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। अलग अलग अगर महाद्वीपों की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑब्वियस सी बात है भारत भी एशिया में थे, लेकिन ये भारत में सक्सेसफुली ये रूल नहीं कर पाए। ठीक है, उस समय अगर हम, हमारा जो क्वेश्चन है कि सिंध पर किसका राज था, तो दाहिर का शासन था। ठीक है, चलिए आगे की हम 712 ईस्वी में अरबों से पराजय तथा आगामी चुनौती का सामना करने के लिए कई नई शक्तियां गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत में आगामी 300 वर्षों तक शासन किया। आगामी
300 वर्षों तक शासन किया। अरब आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा, लेकिन 1000 ईस्वी के आसपास भारत में एक बार पुनः विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थितियां सक्रिय हो उठीं। परिणामतः तुर्कों में मुहम्मद गजनबी के नेतृत्व में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तुर्कों ने मुहम्मद गजनबी के नेतृत्व में 17 बार आक्रमण किया। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय अरबों की अपेक्षा तुर्कों को दिया जाता है। अब तो अभी तक हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा और दोनों पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किसने किया। तो 711 ईस्वी में उदैबुल्लाह और फिर उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में हुआ, ठीक है, जो कि फेल रहा। दूसरा आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर हुआ 712 ईस्वी में, जो पहला सफल रहा। तो क्वेश्चंस जो है वो 2 तरीके से होंगे, एक फेल और दूसरा सफल। तो ये थोड़ा कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है क्या है, हम अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। तो दूसरे पैराग्राफ में हमें ये बात होता है कि 712 ईस्वी में अरबों से पराजय और आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास 3 शक्तिशाली साम्राज्य थे, ठीक है, जिसमें गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये जो थे महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा भी थे, बट ये 3 जो थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, जो अरबों से अच्छा खासा सामना कर सकते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें तो अरब आक्रमण के बाद भारतीय प्रायद्वीप एक लंबे समय अंतराल तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहा। इन जितने भी जो मजबूत साम्राज्य थे वो 300 वर्षों तक, लगभग 300 वर्षों तक वो जो थे हमारी सुरक्षा विदेशियों से करते रहे। और 1000 के आसपास जो है भारत में पुनः विकेंद्रीकरण हो गया और विभाजन हो गया, मतलब आपस में ही जो है वो राज्य के चलते लड़ाई हो गई, जिसके वजह से बंटवारा हो गया। अब जब बंटवारा होगा तो हमारी शक्तियां तो कमज़ोर पड़ेंगी ही। बस इसी का फ़ायदा उठाया किसने? विदेशियों ने। और विदेशियों ने जब फ़ायदा उठाया तो सेकंड जो है वो तुर्क, ठीक है, अरब के बाद जो तुर्क है उसने भी मौका नहीं छोड़ा और वो भी हम पर आक्रमण किया। और सबसे पहला जो तुर्क आक्रमण है महमूद गजनवी के टाइम पर हुआ था, और ये इतना सक्सेसफुल था कि अरब के बजाय तुर्कों के ही कहा जाने लगा कि ये सफल अटैकर थे, है ना, क्योंकि अरब शुरुआत में फेल हुए थे, पर तुर्क पहली बार में ही परिस्थितियों को समझते हुए उसने एक सही इस्तेमाल किया और भारत में अपनी स्थिति बनाया। चलिए, यहाँ तक जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से यही 4 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। आगे अगर स्टडी करते हैं तो देखते हैं 8वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक दशा। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो वर्ड है वो बोल रहा है राजनीतिक दशा, यानी अब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर उस समय 8वीं शताब्दी के टाइम पर पॉलिटिक्स कैसा था भारत का। क्योंकि चाहे वो वैदिक काल हो चाहे हड़प्पन काल हो, ये पॉलिटिक्स, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये 3 वर्ड ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप मेंस आंसर राइटिंग करो, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, आपको ये 3 एस्पेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पर सबसे पहला जो अगर बेसिक बोला जाए किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हमें 3 चीज़ों का, 3 एस्पेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें सोशल, सामाजिक हो गया, पॉलिटिकल, राजनीतिक हो गया, और फिर एक होता है इकोनॉमिकल, है ना, इकोनॉमिक, जो कि आर्थिक हो गया। तो यहाँ पर राजनीतिक दशा की बात कर लेते हैं। राजनीतिक दशा में इस समय देश में कोई सर्वोच्च केंद्र शक्ति नहीं थी, कोई भी सर्वोच्च केंद्र शक्ति नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र एवं सार्वभौम था। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के प्रमुख राज्य निम्न हैं। अब 8वीं शताब्दी के पहले के जो राज्य थे उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा पहला है अफगानिस्तान। अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में एक ब्राह्मण वंश का शासन था। अफगानिस्तान जो कि आज बहुत सुर्खियों में इस बार रहा भी है तालिबान की वजह से, है ना, वो अब तो इस्लामिक कंट्री कही जाती है, लेकिन यहाँ देखिए वहाँ ब्राह्मण वंश का शासन था, मतलब वो हिंदुइज्म वहाँ पे थे पहले से, है ना। उसके बाद मुस्लिम लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाह साम्राज्य अथवा
काबुल या जाबुल का साम्राज्य कहा है। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान पर सबसे पहले किसका शासन था? तो ब्राह्मण वंश का शासन था। ठीक है, और इसको 2 नामों से जाना गया, काबुल या जाबुल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर। कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में कश्मीर दुर्लभ वर्धन के कारकोट वंश की स्थापना की। ठीक है, 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की। ध्यान से क्वेश्चन बन जाता है पीटी का, कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की। और ये कहाँ पर राज कर रहे थे? कश्मीर में राज कर रहे थे। मतलब ये देखा जाए तो सब हिंदू शासन में के ही अंतर्गत आ रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर हम कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापिंड, जो लगभग 724 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण दैट मीन्स केरला का कोस्टल एरिया। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया कोरोमंडल कहलाता है और केरला का कोस्टल एरिया कोंकण कहलाता है। तो जरा इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्व में बंगाल और साउथ में कोंकण दैट मीन्स केरला कोस्ट लाइन। ठीक है, उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक विस्तृत था। मतलब चाइना भी जो था वो उसी के अंडर में था। किसके अंडर में? ललितादित्य मुक्तापिंड। वह अपने वंश का प्रतापी शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर बनवाया गया। देखिए यहाँ पे इस बार का पीटी का क्वेश्चन था, मार्तंड मंदिर या सूर्य मंदिर कहाँ पर है ना? तो सिर्फ सूर्य मंदिर हम जो पढ़ते हैं कि कोणार्क का उड़ीसा मंदिर, सिर्फ वहाँ पे भी सूर्य मंदिर नहीं है, बहुत जगह पे है भारत में सूर्य मंदिर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कश्मीर में सूर्य मंदिर बनवाया गया। वह अपने वंश का प्रतापी शासक था। उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर बनवाया गया। ध्यान रखिएगा कि सूर्य देवता की जो मंदिर है सिर्फ कोणार्क उड़ीसा का ही नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में ओवरऑल मंदिरें हैं। तो उनका ध्यान रखिएगा क्योंकि पीटी का ये क्वेश्चन था। 740 ईस्वी के लगभग उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया। कन्नौज के राजा कौन थे? कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन को पराजित किया था। किसने पराजित किया? तो किसने पराजित किया? ललितादित्य मुक्तापिंड ने। ठीक है, आगे इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है हम जैसे कि हमारा जो नेपाल हो गया, कामरूप, कन्नौज, बंगाल और सिंध, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इसमें गलती या त्रुटि हो या फिर आपको कि मुझे कुछ और भी इसमें करना चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपनी क्वालिटी बढ़ा सकूं। सो थैंक यू।